Hello, my name is Ashish Sharma from Aptitude Classes Jaipur and this is our second lecture on AC analysis of BJT। और अपन AC एनालिसिस का कल जो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से अपन बनाते हैं अपन उसकी बात कर चुके थे। इक्विवेलेंट मॉडल की बात करेंगे। इक्विवेलेंट मॉडल में अपन पहले H मॉडल पढ़ते हैं, फिर अपन RE मॉडल भी पढ़ेंगे और एक और मॉडल होता है H मॉडल ही होता है लेकिन पाई मॉडल बोलते हैं उसको, वो अपन यहाँ पे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल से। इसको कंप्लीट हाइब्रिड मॉडल भी कह सकते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हाइब्रिड मॉडल। अब ये मॉडल क्या करता है भैया, ये करता है एच पैरामीटर को यूज़ करता है। कल अपन ने एच पैरामीटर ऑलरेडी पढ़ लिए पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर एसी एनालिसिस का जो प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको एच पैरामीटर दिए गए होते हैं, मतलब एच आई ई, एच ओ ई, ठीक है, एच आर ई, किस तरीके से वो मैं सवाल करके बताऊंगा आपको। और फिर आपसे जो है करंट गेन या वोल्टेज गेन या फिर इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपको क्या दिया गया है, एच पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो उसको किस तरीके से सोल्व करना है उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एच मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो दूसरा मॉडल होता है आर ई मॉडल, तो जो स्मॉल आर होता है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस मॉडल है। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे। तो दोनों मॉडल जो है सेपरेट है और प्रॉब्लम किस मॉडल से सॉल्व होगी ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में कौन सा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइब्रिड मॉडल है, तो कल अपन ने एच पैरामीटर कॉन्सेप्ट पढ़ ली थी और अपने वहाँ पे दो इक्वेशन आती हैं। एच पैरामीटर में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होते हैं, इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। कौन होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है भैया ये इनपुट करंट है I1 और V2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मतलब वो इनके फंक्शन होते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन कल अपन ने ले आए थे अपन। ठीक है, अब देखो ये जो है इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से बनता है ट्रांजिस्टर का। तो देखो ये है V1 इनपुट वोल्टेज है, तो एच आई आपको पता है एच आई की यूनिट किसकी होंगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होंगी, इम्पिडेंस की यूनिट होंगी। ठीक है, वैसे भी देखिए वोल्टेज है और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये करंट है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है। तो देखो I1 जो करंट है वो एच आई में से फ्लो हो रहा है, प्लस अब जो V1 है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखो एच आर क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ये तो डायमेंशनलेस मतलब V2 है, मतलब V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स को। तो ये हो गया V2। ठीक है, तो ये हो गया एच आई I1 और ये क्या हो गया एच आर V2। अब इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या हो गया VI, या आप V1 लिख सकते हो क्योंकि अपन V1 V2 ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये होगी पहले इक्वेशन का डायग्राम। ठीक है, अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे के अंदर जो इम्पिडेंस है इसको बोलते हैं अपन इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, ठीक है। अब अपन जो आउटपुट की जो इक्वेशन थी उसकी बात करते तो ये आउटपुट करंट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, करंट दो करंट में डिवाइड हो रहा है। अरे ये करंट है तो मतलब ये टर्म भी करंट को बता रही है और ये टर्म भी करंट को बता रही है। तो पहले इसकी बात करो, तो ये क्या है एच एफ I1, तो एच एफ तो डायमेंशन लेस होता है, तो I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो I1 मतलब ये किसको बता रहा है, ये टर्म करंट सोर्स को बता रहा है, तो एक करंट सोर्स हो गया एच एफ I1। दूसरा क्या है, देखो अब V2 तो क्या होता है भाई, वोल्टेज होता है। अच्छा एच नोट किसकी यूनिट रखता है, एडमिटेंस की रखता है। किसकी यूनिट रखता है एच नोट, एडमिटेंस की। भाई ये लेक्चर देखने से पहले आपको क्या है एच पैरामीटर वाली कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने जेड वाई और एच पैरामीटर डिस्कस किए हैं। तो 1/h नोट क्या होगा, अगर एच नोट एडमिटेंस है तो 1/h नोट क्या होगा, इम्पिडेंस। तो बेसिकली क्या होगा कि करंट है, करंट डिवाइड हो रही है दो करंट्स के अंदर। तो करंट दो, देखो ये I2 करंट आया, कुछ करंट इसमें से फ्लो हो गया और बाकी यहाँ से फ्लो हो गया। तो जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो तो एच एफ I1 हो गया। अच्छा अब ये रेजिस्टेंस के टर्म में शो करना है तो आप इसको एच नोट नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे 1/h नोट, क्योंकि एच नोट तो क्या है एडमिटेंस, तो 1/h नोट क्या हो गया अपना इम्पिडेंस हो गया, रेजिस्टेंस बना लिया मैंने। तो देखो करंट था I2 और ये I2 करंट दो करंट में डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया मॉडल। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो अगर आप किसकी बात कर रहे हो, कॉमन इमीटर मॉडल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो देखो कॉमन इमीटर के अंदर इमीटर कॉमन होता है, तो ये टर्मिनल हो गया इमीटर का बेस। तो I1 क्या होता है, IB होगा क्योंकि इनपुट करंट क्या होता है वहाँ पे बेस करंट।
I2 क्या होगा, IC होगा। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ें इजीली आप लिख सकते हो अगर एक कॉमन इमीटर है तो। एक और चीज़, जब अपन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई कर देते हैं, यहाँ तक अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो एक नोमेनक्लेचर जो यूज़ करते हैं किसके लिए, एच पैरामीटर के लिए, L1 L2। ये L1 क्या होता है, ये इसका नेचर को बताता है, मतलब ये कौन सा है, HI है, HR है, H0 है, ठीक है। और ये L2 किसको बताता है, कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। किसको बताता है, कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे मान लो अगर मैं कॉमन इमीटर के लिए ये बनाना चाहता हूँ जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो किस तरीके से बनेगी, I1 की जगह क्या आएगा, बेस करंट IB आएगा, HI, तो I तो हो गया इसका नेचर, और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉमन इमीटर, तो E लगा देना, कॉमन बेस है तो B लगा देना, कॉमन कलेक्टर है तो C लगा देना। समझ गए ना? जैसे ये है HR, E हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ये HF, E हो जाएगा, HO, E हो जाएगा, I2 क्या होगा, IC हो जाएगा, अगर एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर नोटेशन की किस तरीके से अपने को करना है। तो ये तो किसके इक्विवेलेंट है, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट है। लेकिन जब AC सिग्नल आप एम्पलीफाई कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, सोर्स सप्लाई होगा एक, और आउटपुट मिलेगा आपको लोड के ऊपर। तो यहाँ पे अपने को क्या कनेक्ट करना है आगे, ये तो सिर्फ ट्रांजिस्टर की वैल्यू हो गई। अब आगे अपने क्या कनेक्ट करना है, सोर्स भी तो कनेक्ट करना है जो एम्पलीफाई होगा। तो ये तो हो गया सोर्स का रेजिस्टेंस RS, और भैया ये हो गया आपका सोर्स वोल्टेज, ठीक है, VS। ऐसे यहाँ पे कौन कनेक्ट होगा, लोड रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगी, अब अपनी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई है IR। अच्छा, अब इसके अंदर से जो करंट जा रहा है, ये करंट कौन सा करंट होगा, IL, लोड करंट, ठीक है। तो ये हो गया, ये होगी कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब एक एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक ये नहीं थे तब तक ये सिर्फ ट्रांजिस्टर था, लेकिन अभी क्या बन रहा है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपन वही नॉर्मल सी चीज़ें क्या निकालेंगे, करंट गेन कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे, इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे। तो चलो वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले करंट गेन, तो करंट गेन का मतलब, करंट गेन क्या होगा कि भाई आउटपुट में कितनी करंट आई एंड डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट इज I2 एंड इनपुट करंट इज I1। आउटपुट करंट इज I2 एंड इनपुट करंट इज I1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, I2 की वैल्यू ये होती है HF I1 प्लस H0 V2, तो ये मैंने यहाँ से लिख ली, ठीक है। अब V2 क्या है, बेसिकली V2 क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है। तो जो V0 है यही तो क्या है, V2 है। अरे आउटपुट वोल्टेज ही तो V2 है, तो ये क्या है, V2, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसके टर्म्स में लिखता हूँ V2 यहाँ, तो देखो मुझे H0 वगैरह की वैल्यू नहीं पता है, और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी नहीं पता है। तो मैं क्या करूँ, अरे इसके अक्रॉस अगर V2 है तो ये RL के अक्रॉस भी तो V2 ही होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो RL के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, IL इंटू RL, तो V2 कितना हो गया, IL इंटू RL, ठीक है। अच्छा, IL और I2 में क्या कनेक्शन है, बेसिकली IL क्या है, जस्ट माइनस I2 है, अरे डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ I2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, IL इंटू RL इक्वल्स टू माइनस I2 इंटू RL। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई। तो मैं इसके अंदर ये जो अपनी इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसके अंदर ये वाली V2 की वैल्यू रख देता हूँ। तो I2 एज इट इज़, HF I1 एज इट इज़, H0 एज इट इज़, V2 की जगह माइनस I2 इंटू RL, ठीक है। ये माइनस क्यों हो गया, अरे I2 बेसिकली IL जो है, एक चीज़ को समझो आप, जब भी अपन आउटपुट डिनोट करते तो हमेशा ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं कैलकुलेशन में, नीचे नेगेटिव ले लेते हैं। अब IL मैं नीचे फ्लो कर रहा हूँ, तो बेसिकली आप यही तो मान सकते हो, IL क्या है, IL माइनस I2 ही तो है। अरे भैया I2 ही तो फ्लो हो रहा है, आप ऐसे समझ लो। अगर IL से कंफ्यूज हो रहे हो तो ये करंट ही तो फ्लो होके जा रहा है, अरे ये करंट ही तो फ्लो होके जा रहा है। तो करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है, हाई वोल्टेज टर्मिनल हो गया, ये लो वोल्टेज हो गया। और V2 अपन जब डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब माइनस I2 इंटू RL। क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के मैंने जब यहाँ रखी तो ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने I2 की जो टर्म थी ये, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो I2 इक्वल्स टू 1, इसमें तो 1 बचेगा, प्लस HO RL इक्वल्स टू HF I1 इधर आ गया, ये इधर चला गया,
I2/I1 कितना हो गया, HF/1 प्लस HORL, और I2/I1 ही क्या है, करंट गेन है। इसका मतलब करंट गेन कितना आ गया, आपकी जो इक्वेशन 4 किसको बता रही है, करंट गेन को बता रही है। कितनी वैल्यू है, HF/1 प्लस HORL। अब आपको ये सारी वैल्यू पता ही है, HF क्या होता है, H0 क्या होता है, ठीक है। नहीं पता है तो क्या देखो, H पैरामीटर वाला लेक्चर देखो, ठीक है ना। हाँ चलो अब ये हो गया यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस की। तो इनपुट इम्पीडेंस यहाँ तक की जो इम्पीडेंस है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे टोटल इम्पीडेंस की बात कर लेता है, उस सिचुएशन में आप बिल्कुल बाहर आ जाते हो, मतलब जितना भी सोर्स वगैरह से है उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कंसिडर किया जाएगा पहले, लेकिन अपन सिर्फ ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस ZI, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, यही क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस होगा, ठीक है। तो V1 देखो, ये रहा इक्वेशन 1 रख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइड बाई I1, ऐसे कैसे रहने दिया, I1 जब इसमें डिवाइड होगा तो HI, यहाँ पे आ जाएगा HR/I1, और V2 को कितना लिख सकता हूँ, V2 को -I2 इंटू RL, कितना लिख सकता हूँ, -I2 इंटू RL। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो HI एज इट इज़, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और सेम इक्वेशन में है, वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ तक जाने के बाद देखो I2/I1 क्या है, करंट गेन है, तो ये रहा इक्वेशन 4। तो ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, इनपुट इम्पीडेंस की आ गई। अब आपको जब एग्जाम में जब आप करोगे तो आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए भाई, क्योंकि आप वहाँ पे फॉर्मूले डिराइव करोगे, उसके बाद सवाल करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मान लो अगर आपके पास टाइम है, बाकी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं, आप कर लेना, और डायरेक्ट याद हो जाते हैं फॉर्मूले, तो बहुत अच्छी बात है। अभी इनको अपन सिंप्लीफाई भी कर देंगे, इन क्वेश्चन ये जो फॉर्मूले हैं ये एग्जैक्ट हैं, इनको अपन अभी क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, और अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, तो आप अप्रोक्सीमेट वाले फॉर्मूले याद कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज V2 है, इनपुट वोल्टेज V1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V2 कितना है, -I2 इंटू RL, V2 कितना है, -I2 इंटू RL, V2 इसके क्रॉस है, ठीक है, तो -I2 इंटू RL अपॉन V1, ठीक है। अब देखो V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ZI क्या था, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, तो मैं V1 को लिख सकता हूँ ZI इंटू I1, मैंने इस V1 को लिख दिया ZI इंटू I1। अब देखो माइनस एज इट इज I2/I1 क्या हो गया, करंट गेन हो गया, RL अपॉन ZI। अब देखो करंट गेन आप निकाल चुके हो, ये रहा, कहाँ पे, ये रहा, इसकी वैल्यू रख देना, और इनपुट इम्पीडेंस भी आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू रख देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वोल्टेज गेन भी हो गया। अब बात करते हैं अपन आउटपुट इम्पीडेंस की। तो आउटपुट इम्पीडेंस यहाँ डिफाइंड है। अब आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, तो V2 अपॉन, और ये I2 की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से लिख ली भाई, ठीक है। तो यहाँ आ गए अपन। अब अपना काम क्या है, ये I1 को कैलकुलेट करना है। तो ये I1 को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट अप्रोच जो है वो यूज की जाती है, और वो अप्रोच क्या कहती है कि भैया इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दो और आउटपुट टर्मिनल को ओपन कर दो। क्या कर दो, इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दो, आउटपुट को ओपन का मतलब ये लो, तो मतलब RL टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इनपुट को शॉर्ट करना है मतलब Vs को मैं 0 रख दूं तो शॉर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो सर्किट किस तरीके से आएगा, चलो मैं मिटा लेता हूँ। तो मुझे I1 कैलकुलेट करना है, तो मैं सिर्फ इनपुट वाला पोर्ट बना लेता हूँ, ठीक है। देखो यही होगा ना भाई, और ये कौन सा करंट है, करंट I1 है, ये वैल्यू कितनी है, HRV2 है, क्लियर है। अपने को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चलो करते हैं। देखो भाई करंट यूं फ्लो हो रहा है यूं, इसका मतलब ये टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जाता है,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, KVL लगाओ तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, I1 इंटू आर एस प्लस इसके अक्रॉस I1 कितना, ये HI तो है, ये HI प्लस HR/V2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस HR/V2 डिवाइडेड बाय RS प्लस HI। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है भैया, इनपुट करंट की वैल्यू आ गई है I1 की, जो अपन ने कहाँ से निकाला है, इनपुट टर्मिनल के पोर्ट से जो है कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो अब मैं इस वाले रिलेशन को आगे कंटिन्यू करता हूँ, इस रिलेशन को, ठीक है। तो इसके लिए भैया मैं यहाँ से क्लियर कर, एक बार मैं लोड कर लेता हूँ। देखो भाई, उस इक्वेशन से ला रहा हूँ मैं Z0 इक्वल्स टू V2 एज इट इज, ठीक है भाई, HF I1। तो I1 की जगह कितना रखना है, ये देखो माइनस HR/V2 अपॉन RS प्लस HI, ठीक है। और वो देखो प्लस H0/V2, क्लियर है। V2 इसमें से भी कॉमन ले लो, इसमें से भी कॉमन ले लो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, Z0 इक्वल्स टू 1 अपॉन H0। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये माइनस का आने वाला है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, है ना, HR/HF डिवाइडेड बाई RS प्लस HI। तो बताओ आउटपुट इम्पिडेंस भी आ गया, ये लो भाई। अपने पास चारों पैरामीटर आ गए हैं। कौन कौन सी इक्वेशन में है ये, इक्वेशन नंबर 4 में है, इक्वेशन नंबर 5 में है, इक्वेशन नंबर 6 में है एंड इक्वेशन नंबर 7 के अंदर है। तो 4, 5, 6 एंड 7 आर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रिजल्ट्स, ओके, ठीक है। अब अपन जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अपन डिफाइन करते हैं क्या, दो टर्म डिफाइन करेंगे अपन, टोटल वोल्टेज गेन एंड टोटल करंट गेन। तो अब आप कहोगे कि सर ये किस तरीके से जो है अलग है, टोटल वोल्टेज गेन इज डिफरेंट फ्रॉम द वोल्टेज गेन एंड सिमिलरली टोटल करंट गेन इज डिफरेंट फ्रॉम द करंट गेन। तो कैसे डिफरेंट है कि देखो भाई, आप क्या कर रहे हो, जब अपन टोटल वोल्टेज गेन निकाल रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज V2 और इनपुट वोल्टेज V1 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन असल में इन रियलिटी इन प्रैक्टिकली अपन इनपुट वोल्टेज अपन कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, VS प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, अगर RS 0 हो जाता है उस केस के अंदर क्या होगा, V1 यानी कि इनपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकली किसी भी वोल्टेज सोर्स का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या है, बेसिकली ये प्रैक्टिकली रिजल्ट बता रहे हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू बताएंगे। क्यों, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो चेंज होगा, तो जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ये देंगे, क्लियर है। तो ध्यान रखना, टोटल वोल्टेज गेन इज डिफरेंट फ्रॉम द वोल्टेज गेन एंड सिमिलरली टोटल करंट गेन इज डिफरेंट फ्रॉम द टोटल करंट गेन। क्योंकि करंट गेन अपन क्या लिख रहे हैं, I2 अपॉन I1 लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल में टोटल करंट गेन तो अपन इस सोर्स का करंट निकालेंगे, ये कि ये सोर्स कितना करंट दे रहा है। आगे तो करंट I1 जा रहा है, मान रहा हूँ मैं, लेकिन ये सोर्स कितना करंट दे रहा है। और सोर्स वोल्टेज सोर्स को अगर करंट निकालना है, इसका मतलब अपने को इसको करंट सोर्स में बदलना पड़ेगा। और वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो नॉर्टन थ्योरम काम आती है। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे अपने सर्किट थ्योरी के, आपको तो वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं बताऊँगा। तो पहले अपन कैलकुलेट करते हैं टोटल वोल्टेज गेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
तो जो रिजल्ट है उन इक्वेशन को छोड़ के बाकी जो जगह है वो मैं मिटा लेता हूँ, है ना। देखो भाई, चलो करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं टोटल वोल्टेज गेन की। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ AVS से। तो ये क्या होगा बेसिकली, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। एंड व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज? इनपुट वोल्टेज इज VS। इनपुट वोल्टेज इज VS, ठीक है। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि भैया VS को आप किस तरीके से जो है लिख सकते हो, किस तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं। तो है क्या, VS यही तो है। अरे तो स्पेशल केस था जेड नोट निकालने का जब अपन ने शॉर्ट किया था, वरना तो VS यहीं पे है ना, यही तो है VS। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, V1 है। अरे भैया ये V1 है ना, इनका V1 है, इन दोनों का एडिशन, और ये सोर्स का जो है ये VS है। तो बेसिकली V1 कितना होगा, आप ये बताओ मुझे, V1 कितना होगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना पहुँचेगा भाई, टोटल सोर्स इतना वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है VS। तो जो इसमें से खर्च हो जाएगा, जो इसमें से खर्च हो जाएगा उसको हटा दो तो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब V1 कितना होगा, VS माइनस I1 इंटू RS, क्योंकि ये करंट कितना है, I1 ही तो है ये करंट। अरे ये करंट I1 ही तो है। अगर यहाँ करंट I1 है तो यहाँ पे भी करंट कितना होगा, I1 ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है, V1 कितना होगा, VS माइनस I1 इंटू RS। इतना जो वोल्टेज है वो कहाँ खर्च हो रहा है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे खर्च हो रहा है। तो इस इक्वेशन से मैं VS इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, V1 प्लस I1 RS लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज़ करूँ मैं, तो देखो टोटल वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, V2 अपॉन V1 प्लस I1 RS। क्लियर है, ठीक है। आगे चलो, तो मैं क्या करूं, इस V2 को यहाँ नीचे डिवाइड में ले आऊं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V2 प्लस I1 RS अपॉन V2। बोलो कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब V1 अपॉन V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 अपॉन V1 वोल्टेज गेन है, तो V1 अपॉन V2 को 1 अपॉन AV लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट इट लाइक 1 अपॉन AV प्लस I1 RS एज इट इज। और V2 को क्या लिख सकते हैं अपन, V2 को ये देखो, V2 को माइनस I2 इंटू RL। अरे अभी लिखा था कितनी बार, माइनस I2 इंटू RL लिख सकते हैं। तो माइनस I2 इंटू RL, तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टोटल वोल्टेज गेन हो जाएगा 1 अपॉन AV, ये माइनस RS अपॉन RS अपॉन RL, और I1 अपॉन I2 है, इसका मतलब 1 अपॉन AI करंट गेन। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। आगे सोल्व कर लो। तो टोटल वोल्टेज गेन इज नथिंग बट, तो भैया LCM ले लें यहाँ पे, तो यह जाएगा AI इंटू RL, यह जाएगा माइनस AV इंटू RS, और डिवाइडेड में क्या आएगा, AV AI RL। तो ये क्या आ गया आपका टोटल वोल्टेज गेन। तो मैं टोटल वोल्टेज गेन को टोटल वोल्टेज गेन के सामने लिख देता हूँ। तो कितना आया भैया, इसको ऊपर ले जाओ, तो टोटल वोल्टेज गेन AVS इज नथिंग बट वोल्टेज गेन करंट गेन RL डिवाइडेड बाय AI RL माइनस AV RS। और देखो जैसे आप इसमें लिमिटिंग केस लगाओगे, लिमिटिंग केस का मतलब जैसे आप RS को जीरो करोगे, तो RS जीरो करने का मतलब क्या हो गया कि सोर्स का जितना भी वोल्टेज है वो V1 के बराबर है, मतलब यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है। तो उस केस में टोटल वोल्टेज गेन किसके बराबर आ जाएगा,
वोल्टेज गेन के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो जैसे आप आर एस जीरो रखोगे तो ये टर्म जीरो, तो ये ए आई से ये ए आई कैंसिल हो जाएगा, आर एल से आर एल कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी एस किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। तो टोटल वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू द वोल्टेज गेन व्हेन द सोर्स रेजिस्टेंस और यू कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इज जीरो। और अगर किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, इस बात का क्या मतलब है, वो आइडियल सोर्स है। इस बात का क्या मतलब है कि वो आइडियल सोर्स है। तो अगर आइडियल सोर्स है तो इसका मतलब ए बी एस ए बी के बराबर हो जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया। क्लियर। अब ऐसे ही अपने को टोटल करंट गेन निकालना है, तो कैलकुलेट करते हैं टोटल करंट गेन। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा मिटा लेता हूँ, या फिर यही मिटा लेता हूँ नीचे से, है ना। तो देखो भैया, अब ऐसे मैं टोटल करंट गेन को भी क्या लिख देता हूँ, ए आई एस लिख देता हूँ। तो टोटल करंट गेन क्या होगा, आई टू आउटपुट करंट अपॉन सोर्स का करंट। किसका करंट, सोर्स का करंट। लेकिन सोर्स पे तो अपन ने वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, तो आप सोर्स का करंट कैसे निकालोगे, तो नॉर्टन थ्योरम से वी हैव टू कन्वर्ट दिस वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। तो देखो मैं इनपुट वाला यहाँ बना रहा हूँ। तो देखो जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस ली हैं उनको तो पता है ही, जिन्होंने नहीं लिए वो ले लो भाई, आपके भले के लिए, मेरा कोई ज़्यादा भला होगा नहीं। तो ये एक वोल्टेज सोर्स है, तो इस सोर्स को आप एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो, जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा। और ये रेजिस्टेंस किसके बराबर आता है, इसके रेजिस्टेंस के बराबर ही आता है। और एक करंट सोर्स जो है, इसका करंट कितना होता है, वी एस अपॉन आर एस होता है। तो मैं यहाँ आई बटन पे जो है लिंक दे देता हूँ, आई बटन पे, वहाँ से आप देख सकते हो। और वैसे मैं यहाँ पे भी थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। तो इसमें नॉर्टन थ्योरम यूज़ की जाती है, और नॉर्टन थ्योरम ये कहता है कि भैया किसी भी सर्किट को एक सिंगल करंट सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस जो उसके पैरेलल में कनेक्टेड है से रिप्लेस कर सकते हो। अब जो सिंगल करंट सोर्स है उसको आई नॉर्टन बोलते हैं, नॉर्टन करंट, और जो सिंगल रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्टन इम्पिडेंस। तो नॉर्टन इम्पिडेंस तो क्या होती है कि भैया लोड टर्मिनल को ओपन कर दो, तो लोड टर्मिनल को ओपन करने के बाद जो इम्पिडेंस बचती है, जबकि जितने भी सोर्स हैं, वोल्टेज या करंट सोर्स हैं, उनको उनके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दो। अब जो नेट इम्पिडेंस बच गई वो क्या है, नॉर्टन इम्पिडेंस। दोबारा सुनो, सर्किट के अंदर जितने भी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स हैं उनको उनकी इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दो। कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब जो लोड टर्मिनल को ओपन रखते हुए जो लोड टर्मिनल के बीच नेट इम्पिडेंस है वही क्या होगा, जेड नॉर्टन होगा। करंट सोर्स शॉर्ट हो जाता है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, आर एस होगा, तो ये आर एस आ गया, तो जेड नॉर्टन आर एस के बराबर आ गया। अच्छा, फिर करंट आई नॉर्टन क्या कहा जाता है, आई नॉर्टन दिया जाता है कि भैया लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर दो, और शॉर्ट करने के बाद जो उनके बीच में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ही क्या है, आई नॉर्टन है, यानी कि उस करंट सोर्स का करंट है। तो जैसे मैं शॉर्ट करूँगा तो देखो एक लूप बन गया, लूप बन गया जिसमें वोल्टेज वी एस है, रेजिस्टेंस आर एस है, करंट कितना होगा, वी एस अपॉन आर एस, सीधा सीधा निकालिए ओम्स लॉ से। तो बेसिकली अब मैं इसको क्या बना सकता हूँ, मैं इसको एक करंट सोर्स लिख सकता हूँ आई एस, और आई एस की वैल्यू कितनी है, वी एस अपॉन आर एस, और इसके पैरेलल में क्या कर सकता हूँ, मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ सकता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके इंटरनल इम्पिडेंस जितनी ही होगी। क्लियर है। अच्छा, और ये जेड आई क्या है, इससे आगे ये जो है ये क्या है, नेट इम्पिडेंस है। मैं डॉट 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 से जोड़ देता हूँ इसको, मतलब आगे की जितनी भी इम्पिडेंस वो क्या है, जेड आई तो है इनपुट इम्पिडेंस, और इससे आगे की पूरी इम्पिडेंस क्या है, इनपुट इम्पिडेंस है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो करंट है, ये जो करंट है, ये जो करंट है, ये आई वन है, तो अपन करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये करंट क्या है, आई वन है बेसिकली, और यहाँ करंट आई एस है। तो देखो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर ये करंट है आई और इसको आपको दो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, दो रेजिस्टेंस में से होकर ये फ्लो हो रही है, R1 और R2 में से, तो कैसे सोल्व करते हैं, आपको जिसमें से करंट चाहिए, जैसे मान लो I1 में से चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस,
और जिसमें से करंट निकाल रहे हैं उसके अलावा जो रेजिस्टेंस बच गया उसको लिखते हैं। यही होता है करंट डिवीजन रूल। अगर इसमें से चाहिए होता तो अपन क्या लिखते हैं, I2 इक्वल्स टू आई, इसको नहीं, इसको I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। और ये जो करंट डिवीजन रूल है ये भी इजीली ओम्स लॉ से जो है डिराइव किया जा सकता है। आप सर्किट थ्योरी के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बताओ I1 कितना हो जाएगा, यहाँ से I1 कितना हो जाएगा, टोटल करंट है IS, किस में से करंट चाहिए, ZI में से चाहिए, ये ZI है पूरा, तो ZI नहीं लिखना, जो बच गया वो कौन बच गया, RS, और नीचे RS प्लस ZI। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, इनपुट करंट की वैल्यू आ गई किसके टर्म्स में, सोर्स करंट IS के टर्म्स में। तो देखो अब मैं इसको मिटा के इसको सोल्व कर देता हूँ आगे। तो भैया ये हो गया I2 और IS कितना हो गया, IS यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, I1 इंटू RS प्लस ZI, अरे इसके इंटू में चला जाएगा और RS डिवाइड में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, अरे IS को रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन से, तो IS कितना हो जाएगा, I1 इंटू RS प्लस ZI डिवाइडेड बाई RS, ठीक है। इसको आगे लिख सकते हैं अपन, I2 RS ऊपर चला जाएगा I1 और ये हो जाएगा RS प्लस ZI। I2 अपॉन I1 क्या होता है, बताओ क्या होता है, अरे करंट गेन होता है, और ये बच गया RS अपॉन RS प्लस ZI। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया अपना, किसके लिए, टोटल करंट गेन के लिए। किसके आ गया, ये क्या है, ये टोटल करंट गेन है। इसमें भी देखो अगर सोर्स आइडियल सोर्स हो जाएगा तो टोटल करंट गेन किसके बराबर आ जाएगा, करंट गेन के बराबर आ जाएगा। तो देखो चेक करो, आइडियल करंट सोर्स का क्या मतलब है, आइडियल करंट सोर्स कब होगा, जब RS इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान रखना, वोल्टेज सोर्स आइडियल कब होता है, जब उसका इंटरनल इम्पीडेंस 0 हो जाता है, और करंट सोर्स आइडियल कब होता है, जब उसका इंटरनल इम्पीडेंस इन्फिनिटी हो जाता है। तो अगर मैं RS टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूँ तो देखो इसको सोल्व करता हूँ मैं, AI इंटू RS यहाँ से कॉमन ले लो, तो RS 1 प्लस ZI अपॉन RS, तो ये RS से RS कैंसिल, और RS इन्फिनिटी हो गया तो ZI अपॉन RS 0 हो जाएगा। इसका मतलब AIS किसके बराबर आ जाएगा, AI के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको 6 फॉर्मूले जो है, 6 रिलेशन जो है आ गए हैं, जो आपको याद रखने हैं। इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7, 4 करंट गेन को बता रहा है, 5 इनपुट इम्पिडेंस को बता रहा है, 6 वोल्टेज गेन को बता रहा है, और 7 आउटपुट इम्पिडेंस को बता रहा है, ठीक है। ऐसे टोटल वोल्टेज गेन को इक्वेशन नंबर 8 बता रहा है, ये लो, और टोटल करंट गेन को इक्वेशन नंबर 9 बता रहा है। क्लियर है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन फॉर्मूलों को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपको याद रखने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताई हैं। हालांकि मैंने जो आपको इक्वेशन ड्राइव करके बताई हैं, रिलेशन निकाल के बताए हैं, और आपको एग्जाम में सिर्फ ये याद रखने हैं। निकाल के इसलिए बताए हैं ताकि जो आपकी कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस हो, ठीक है ना। अदरवाइज मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख सकता था, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले लिख के मैं इजीली आपको क्वेश्चन बता देता, और जनरली बच्चों को ये अच्छा भी लगता है। उनको ये कॉन्सेप्ट समझने से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ सर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर डेटा रखना है, डेटा पुट करना है, आंसर, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जो पढ़ाते हैं टीचर्स उनको भी, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी। तो भैया मेरा तो यहाँ पे क्या है, नॉलेज शेयर करनी है, कुल मिला के आप चीज़ें सीखो, ठीक है। और ये जो है मैंने बॉयल स्टेट से फॉलो किया है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं बुक भी शेयर कर दूंगा। तो जनरली अच्छा, बॉयल स्टेट की 2 बुक आती हैं, एक इंट्रोडक्टरी ऑफ सर्किट थ्योरी आती है, वो बच्चों के लिए होती है, वो ना थोड़ा लो लेवल होती है। एक आता है सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, ऐसा कुछ करके है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट थ्योरी, उसको फॉलो करना है आपको, उसी में से प्रॉब्लम करनी है, उसी को फॉलो करना है। इसके अलावा एनालॉग के लिए एक और बुक आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी PDF भी जो है मैं आपको आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अच्छा देखो, अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ा करो आप, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी चीज़ें मैं कई बार लिखता हूँ वीडियो के बारे में, ठीक है, उसमें टेलीग्राम लिंक भी है, उसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सब कुछ है, ठीक है।
तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप वहाँ से पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो आप। और ये दोनों बुक जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, स्टे सेफ, टेक केयर।